देश के सबसे बड़े बिलियनियर बनने के सपने को पूरा करने की जो आग, जो पैशन, जो सनक हेमंत शाह में थी, वो फिल्म में अभिषेक बच्चन की आंखों में देखी जा सकती थी। अब क्योंकि हम स्कैम 1992 पहले देख चुके हैं, डिटेलिंग में देख चुके हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उसके लिए ज्यादा होंगी। सबसे पहले आप जब ये फिल्म देखें तो कुछ सेल्फ मेड फिल्म क्रिटिक्स को अनदेखा जरूर कीजिए, जो बिना सर पैर के उदाहरण देकर आपको फिल्म से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं कि शायराना अंदाज में राजकुमार की तरह कोई डायलॉग बोले कि न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो परवरदिगार से, तभी मजा आएगा। लोगों के बीच कम्युनिस्ट को लेकर जो सोच है कि वो गरीबों के हमदर्द हैं, ये सीन उसे भी झुठलाता है। बॉलीवुड की इस सच्चाई को भी यहाँ बताया गया है, जिसे डायलॉग के तौर पर इस्तेमाल करने से हर फिल्म मेकर बचता रहा है। जब हमारे सामने सेम कहानी पर बनी दो फिल्मों को पेश किया जाता है, हम हमेशा बाद में रिलीज हुई फिल्म के लिए उसे देखने से पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं। मन में यही आता है कि अरे जो एक बार फिल्म बन गई है उसे अब ये दोबारा दिखाकर हमारा काटने के चक्कर में है। लेकिन क्या ये परसेप्शन सही है? इस पर बात करेंगे हम और जानेंगे कि क्या खास है फिल्म द बिग बुल में। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। देखा जाए तो आम फिल्मों की तरह इस फिल्म का भी एक 3-4 मिनट का रिव्यू करके मैं अपना काम खत्म कर सकता हूं, लेकिन जब एक अच्छी चीज पर कुछ पेड लोगों की बुरी नजर पड़ जाए, जिसे वो हर हाल में घटिया ही बताने के फिराक में हो, तो मेरा यह कर्तव्य है कि उस पर एक्स्ट्रा चर्चा की जाए। द बिग बुल। शेयर मार्केट में बुल शब्द आप सब ने सुना होगा, और क्योंकि यह फिल्म केवल स्कैम पर आधारित नहीं है, बल्कि एक अनकही सच्चाई की तरफ भी इशारा करती है, जिस पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए। और इस फिल्म में इशारा किया गया है, जिसके लिए हमें फिल्म मेकर्स का आभारी होना चाहिए। फिल्म को रिलीज हुए 3-4 दिन हो गए हैं, तो हम पूरी फिल्म पर ही चर्चा करेंगे। द बिग बुल का जिस दिन पोस्टर रिलीज हुआ था, उस दिन से हम सब ने फिल्म को हाल ही में रिलीज हुई हर्षद मेहता की वेब सीरीज स्कैम 1992 से कंपेयर करना शुरू कर दिया, और आधे से ज्यादा लोगों ने फिल्म को रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप भी मान लिया। लेकिन क्या यह सच में फ्लॉप है? एक लोअर क्लास लड़का हेमंत कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो रास्ता चुनता है जिसे आप क्राइम के तराजू में तोल सको, ऐसा कोई परफेक्ट साक्ष्य ना हर्षद मेहता के रियल लाइफ में साबित हो सका, और ना ही हर्षद मेहता पर आधारित वेब सीरीज या इस फिल्म में साबित हो सका। फिल्म में हेमंत शाह का किरदार अभिषेक बच्चन ने निभाया है, और डेफिनेटली ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में गिनी जानी चाहिए। इससे पहले कि हम कुछ मुख्य बातों पर चर्चा करें, एक नजर डालते हैं कहानी पर, जहां हेमंत शाह कैसे मुंबई के चौल से गरीबी की रेखा को पार करता हुआ उन लोगों के बीच जा बैठता है जिनके बारे में हम केवल न्यूज या फिर मैगजीन द्वारा ही जान पाते हैं। देश के सबसे बड़े बिलियनियर बनने के सपने को पूरा करने की जो आग, जो पैशन, जो सनक हेमंत शाह में थी, वो फिल्म में अभिषेक बच्चन की आंखों में देखी जा सकती थी। कम समय में इतनी लंबी छलांग लगाने वाला हेमंत शाह कैसे पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट्स की आंखों की किरकिरी बना और कैसे उसका अंत हुआ, इस पर यह पूरी फिल्म बेस्ड है। हर्षद मेहता की स्कैम 1992 एक लंबी वेब सीरीज थी, जहां 6-7 घंटे का समय लिया गया था हर्षद मेहता के कैरेक्टर को दिखाने में। शुरू के 3-4 एपिसोड तक उसे स्ट्रगल ही करते दिखाया गया, जबकि द बिग बुल में अभिषेक बच्चन पहले आधे घंटे में अपना एक खास मुकाम बना चुके होते हैं। अब क्योंकि हम स्कैम 1992 पहले देख चुके हैं, डिटेलिंग में देख चुके हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उसके लिए ज्यादा होंगी। लेकिन अगर आप ये कहो कि द बिग बुल में सब इतना जल्दी जल्दी कैसे हो गया, तो सिर्फ इतना ही समझिए कि ये केवल 2.5 घंटे की फिल्म है, और हर्षद मेहता की जिंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में दुनिया को पता है, वो है स्कैम। तो द बिग बुल में भी उसी स्कैम को असल में फोकस किया गया है, ना कि उसके चौल से अरबपति बनने के सफर को। इसलिए डिटेलिंग के मामले में तो दोनों कहानियों के बीच डिफरेंस दिखाना बेवकूफी है। अभिषेक बच्चन को फिल्म में इतनी जल्दी अमीर कैसे दिखा दिया गया, इस पर डिस्कस करना बेबुनियाद है। अब आते हैं एग्जीक्यूशन पर, तो हर्षद मेहता ने एक दमदार वेब सीरीज बनाई थी, इसमें कोई शक नहीं है, और प्रतीक गांधी के परफॉर्मेंस ने तो जलजला हिला दिया था। अब क्योंकि यह वेब सीरीज बेहतरीन थी, तो इसका यह कतई मतलब नहीं निकलता कि द बिग बुल अच्छी फिल्म नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो द बिग बुल फिल्म को द ताशकंद फाइल फिल्म से भी जोड़कर देखा जा सकता है, जहां हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत के राज को फैक्ट्स के आधार पर
उजागर करने की कोशिश की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर भी पर्दा पड़ा रहा था और सेम वही चीज हर्षद मेहता की मौत में भी महसूस किया जा सकता है। द बिग बुल के डायरेक्टर कुकी गुलाटी ने इस कहानी को अपने तरीके से पेश किया है, जिसे स्कैम 1992 से कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप जब ये फिल्म देखें तो कुछ सेल्फ मेड फिल्म क्रिटिक्स को अनदेखा जरूर कीजिए, जो बिना सर पैर के उदाहरण देकर आपको फिल्म से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। एक फिल्म क्रिटिक को हर फिल्म को एक नए प्रोडक्ट की तरह देखना चाहिए और ना कि केवल कंपेयर करके जबरदस्ती उसे नीचा दिखाए। अगर आपने बिग बुल देखी है तो ध्यान दीजिएगा, फिल्म में एक किरदार निभाया है सौरभ शुक्ला ने। इस किरदार का नाम है मन्नू मालपानी। फिल्म में कई बार अभिषेक बच्चन और फिर इलियाना डिक्रूज के माध्यम से भी यह बताया गया है कि मन्नू मालपानी को फायदा तब होता है जब स्टॉक मार्केट गिरता है। अभिषेक बच्चन उन्हें एक सीन में कहते हैं कि तुम दूसरों के नुकसान से फायदा उठाते हो। बस तो फिल्म का निरीक्षण करने वाले कुछ सेल्फ मेड फिल्म क्रिटिक्स भी वैसे ही हैं, जिन्हें ज्यादा व्यूज तभी मिलते हैं जब वो फिल्म को नेगेटिव बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हर फिल्म को अच्छा ही बताओ या तारीफ ही करो, लेकिन जब द बिग बुल जैसे फिल्म आती है जिसका ऑलरेडी एक अच्छा वर्जन स्कैम 1992 के तौर पर हम देख चुके हैं, तो ये सेल्फ मेड फिल्म क्रिटिक आम जनता की तरह अपना मन बना लेते हैं और वो बात करते हैं जो जनता के मन में फिल्म रिलीज से पहले होती है कि यार फिल्म तो खराब ही होगी। वो पहले से ही मूड बना लेते हैं कि स्कैम 1992 इतनी अच्छी है कि उसके आगे कोई दूसरी फिल्म चलेगी ही नहीं। कहने का मतलब है ये आसान रास्ता चुनते हैं लोगों को भटकाने का, क्योंकि लोग पहले से ही फिल्म के लिए नेगेटिव हैं। बस उनकी हां में हां ये मिला देते हैं, जिससे इनको व्यूज और कभी कभी पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन क्या फिल्म क्रिटिक का यही काम होता है? बिल्कुल नहीं। अगर जनता ने किसी फिल्म को देखने से पहले उसके लिए गुस्सा पाला हुआ है और फिल्म अच्छी बन पड़ती है, तो यह फिल्म क्रिटिक का काम है कि उस अच्छी चीज को जनता को बताए, ताकि ऑडियंस भी उस फिल्म को एक सस्ती कॉपी ना समझे। लेकिन ये सेल्फ मेड क्रिटिक्स बताएंगे कैसे? क्योंकि इनकी जानकारी बहुत सीमित होती है। बड़ी फिल्मों का रिव्यू करना आसान है, आप कर दो, आपको व्यूज मिल जाएंगे। चाहे आप फिल्म की कहानी, उनकी टेक्निकल चीजों को छोड़कर ब्रह्मांड भर की बातें करो, लेकिन आपकी असल परीक्षा इस तरह की फिल्म पर होती है जहां एक पकी पकाई कहानी पर एक दूसरा फिल्म मेकर फिल्म बनाने का रिस्क उठाता है। यहां आप बताइए कि फिल्म में क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन इतनी नॉलेज होनी भी तो जरूरी है ना इनके पास। नहीं तो बस भीड़ का हिस्सा बनकर वही बताते हैं जो पब्लिक भी रिलीज से पहले सुनना चाहती है कि अरे फिर से एक सस्ती कॉपी, जो बात स्कैम 1992 में थी वो इसमें नहीं है। और ये सब सुनने में ऑडियंस को मजा भी आता है। लेकिन द बिग बुल ऐसी बिल्कुल नहीं है। अभिषेक बच्चन को इस परफॉर्मेंस के लिए याद किया जाएगा। यह फिल्म उनके गुरु वाले रोल की याद दिलाती है। फिल्म के हर एक फ्रेम में अभिषेक बच्चन का पूरा शरीर बोलता है। जहां वो चुप है वहां उनकी आंखें बोलती हैं। जहां वो डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं वहां उनकी जुबान के साथ साथ चेहरे की हर एक मांसपेशी भी उनके डायलॉग्स का समर्थन करती है। पैसों का नाम सुनते ही जो चमक उनकी आंखों में देखने को मिलती है वो बहुत कम एक्टर्स के बस की बात है। पैसा आने के बाद कैसे धीरे धीरे उनकी चाल ढाल में फर्क आने लगता है, कैसे छाती अंदर करके चलने वाला अमीर होने के बाद छाती चौड़ी करके टांगे फेंकते हुए चलने लगता है। इन चीजों पर आम जनता जो केवल मनोरंजन के लिए फिल्म देखते हैं उन्हें बताना पड़ेगा ताकि वो महसूस कर सके उस चीज को। फिल्म के डायलॉग्स बेहतरीन हैं। जरूरी नहीं कि शायराना अंदाज में राजकुमार की तरह कोई डायलॉग बोले कि न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो परवरदिगार से, तभी मजा आएगा। आज लोगों का फिल्म देखने का नजरिया बदल चुका है। एक नॉर्मल सी लाइन आप कहां किस सिचुएशन में बोलते हो वो मायने रखता है। सिचुएशन तय करती है कि यह डायलॉग कितनी गहरी बात कर गई है। राइटिंग की बात करें तो एक जगह शिशिर शर्मा इलियाना डिक्रूज को कहते हैं कि हेमंत शाह के पास इतना पैसा कहां से आया, जिस पर इलियाना कहती है कि अमीरों का पैसा मिडिल क्लास को जा रहा है, कम्युनिस्ट भी तो यही चाहते हैं। यानी शिशिर शर्मा एक कम्युनिस्ट मीडिया वाला दिखाया गया है और लोगों के बीच कम्युनिस्ट को लेकर जो सोच है कि वो गरीबों के हमदर्द हैं, ये सीन उसे भी झुठलाता है, क्योंकि कम्युनिस्ट होने के बाद भी शिशिर शर्मा को प्रॉब्लम है कि हेमंत शाह पैसा कहां से कमा रहा है, जबकि इलियाना उन्हें कह चुकी है कि हेमंत शाह के कारण अमीर का पैसा मिडिल क्लास को जा रहा है। ये 5 सेकंड की लाइन है, लेकिन इसकी गहराई में उतरो तो बहुत कुछ समझने को मिलता है। ये होती है डायलॉग राइटिंग। हेमंत शाह जब कैलकुलेटर पर एक रकम जोड़ रहा होता है और बोलता है इसमें इतने जीरो है ही नहीं,
वो लाइन उसकी उस सिचुएशन को दर्शाता है और उसके बाद उसकी उस रावण जैसी हंसी में बहुत कुछ सिमटा रहता है, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, हल्का गुस्सा, पैसों के लिए पागलपन, अपनी उपलब्धि का घमंड। जब एक हंसी में इतना सब कुछ आपको फील हो जाए तो समझो कि एक्टर ने अपना काम ईमानदारी से कर दिया है। अभिषेक बच्चन जब गरीबी के वक्त कहते हैं पीऊंगा जब बेस्ट मिलेगी, और जब अमीर होने के बाद देश का टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट उसे जाम देता है, उस वक्त उसकी आंखों में जो विश्वास जीत लेने वाला एक्सप्रेशन दिखता है, वो उस डायलॉग को और मजबूती देता है जो उसने गरीबी के समय में बोली थी। ये असर था उस डायलॉग का जो बहुत बाद में महसूस करने को मिला। जब हेमंत शाह के केस पर सबकी नजर गड़ी हुई थी और समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास पैसा कहां से आ रहा है, तो एक जगह यह बोलते दिखाया गया है कि हो सकता है अंडरवर्ल्ड से आ रहा हो। जब फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लग सकता है तो यहां क्यों नहीं। तो बॉलीवुड की इस सच्चाई को भी यहां बताया गया है, जिसे डायलॉग के तौर पर इस्तेमाल करने से हर फिल्म मेकर बचता रहा है। फिल्म में कई जगह जंप कट्स देखने को मिलते हैं। ये एक नए तरह की एडिटिंग पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म में देखने को मिली है। एक ही सीन में 2-3 बार कट मारा गया है। हालांकि इस पर ध्यान जरूर जाता है, लेकिन इसका इंपैक्ट समझ नहीं आया है। दूसरी चीज कि सीन के बीच में कई जगह ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलता है। यह पहले भी हो चुका है फिल्मों में, लेकिन अक्सर तब होता है जब कोई किरदार अपने पास्ट में जाने को होता है, और तब इस तरह से ब्लैक स्क्रीन का इस्तेमाल होता था। लेकिन यहां ये आम सीन में भी देखने को मिला है। इसको भी फिलहाल नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा क्यों है। हालांकि ये दोनों चीजें सीन पर ध्यान जरूर खींचती है। फिल्म में हेमंत शाह ही हीरो है और वो ही विलन भी है। कुछ इसी प्रकार से फिल्म मेकर्स ने उनका चित्रण किया है। लेकिन जाते जाते एक और धमाका कर जाते हैं हर्षद मेहता की मौत को लेकर, जहां इलियाना डिक्रूज हेमंत की मौत को लेकर श्योर नहीं थी कि वो अपनी मौत मरा है या फिर उसको मारा गया है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ही नहीं, उस वक्त के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। सब जानते हैं हर्षद मेहता की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन लास्ट के 1-2 सीन्स में अभिषेक बच्चन के हाथ में रस्सी बांध के पुलिस द्वारा जीप के पीछे बांध के दौड़ाना इस ओर इशारा करता है कि उसे जानबूझकर मारा गया हो। इशारों इशारों में कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है जो सबके मन में तो है, लेकिन कोई बोल नहीं पाता है। फिल्म में कई सारे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन सब पर भारी पड़ते हैं। इस फिल्म को आप स्कैम 1992 से कंपेयर करें या ना करें, यह अपने आप में एक अलग और अच्छी फिल्म है। जब नदिया के पार के बाद हम आपके हैं कौन जैसी अच्छी फिल्म बन सकती है, जब एक ही सास बहू वाले सीरियल को कई बार बनाने के बाद भी लोग उसे पसंद कर सकते हैं, जब हर बार घर में कुछ लोगों की जीवन शैली को आप बिग बॉस में एंजॉय कर सकते हो, तो स्कैम 1992 के बाद भी यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। मेरी तरफ से इस फिल्म को 4 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।